2 हफ्ते मैं जीत गया चिल्लाने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के सुर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब वो इस बात से खफा हैं कि अमेरिका की मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। वो तो धमकियां देने पर उतर आए हैं कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और तो और अपने देश में ही मीडिया को फांसी देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स ने ट्रंप की हार का पोल खोल दिया है, जिसे ट्रंप एज एक्ट ऑफ ट्रीजन बता रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां आप ट्रंप को देखेंगे बड़बड़ाता हुआ, छटपटाता हुआ, वहीं इजराइल चुपचाप से अपना काम किए जा रहा है। उसे कोई खास बेचैनी नहीं हो रही है। जहां दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं, उसी समय लेबनान में एक गाजा पार्ट 2 चल रहा है। लाखों लोगों को अपने घरों से बेदखल कर दिया गया है। व्हाइट फास्फोरस जैसे बैंड केमिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है लोगों के ऊपर। अगर आप अमेरिका और इजराइल के रवैये को इस युद्ध में देखोगे तो आपको एक शार्प कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। अमेरिका इस युद्ध में आया था इजराइल के कहने पर, तेल की लालच में और अपनी ऐंठ जमाने के लिए। लेकिन इजराइल का एंड गेम ना तो तेल है, ना तो ईरान पर कब्जा है, और ना ही अमेरिका के वर्चस्व को बढ़ावा देना। उसका तो अलग ही गेम चल रहा है और वो बहुत खूबी से इस गेम को खेल भी रहा है। इजराइल के लिए एक धर्म युद्ध है ये, जूस और मुसलमानों के बीच में, और ये युद्ध के बीच स्थित है जेरूसलम, जिसे दुनिया का सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। इस धर्म युद्ध में इजराइल के पक्ष में कई अमेरिकन पॉलिटिशियंस आपको खड़े मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रंप के खास लिंजी ग्रेहम। ये लगता है इजराइल के लिए ही काम करते हैं। इनके लिए अपने देश से ज्यादा इजराइल की जीत जरूरी है। This is a religious war. Who wins it at the end of the day? Do the radical Islamic terrorists who want to kill all the Jews because God told them to? Who want to kill me because I'm an infidel? Who want to purify Islam to reject moderation and make everybody a jihadist? This is a big deal. ये बयान दिया गया था वॉर शुरू होने से पहले। ग्रैहम पर बाय द वे आरोप भी ये लगे हैं कि उन्होंने ट्रंप को इस युद्ध में घसीटने में एक अहम भूमिका अदा की है, और वो भी ट्रेनिंग इनको इजराइल में ही मिली थी इसके लिए। और सिर्फ यही नहीं, करंट यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ की 2018 वाली ये बयानबाजी सुनिए। जेरूसलम में एक इवेंट के दौरान उन्होंने कहा था कि इसका कोई कारण नहीं है कि टेंपल माउंट पर दोबारा मंदिर ना बन सके। There's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. I don't know how it would happen. You don't know how it would happen, but I know that it could happen. हेक्सेथ यहां बात कर रहे हैं जूइश थर्ड टेंपल के बारे में, एक ऐसी बिब्लिकल प्रोफेसी जो बहुत से जूस के लिए काफी मायने रखता है। लेकिन जिस जगह जूस का सबसे पवित्र फर्स्ट और सेकंड टेंपल हुआ करता था, वहां आज अल अक्सा मॉस्क खड़ा हुआ है, जो इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। बात सिर्फ एक मंदिर बनाने तक की नहीं है। यूएस इजराइल के ईरान पर हमले के सिर्फ एक हफ्ते पहले जब इजराइल में अमेरिका के एम्बेसडर माइक हकबी से यह पूछा गया कि क्या वो इजराइल के इस दावे को सपोर्ट करते हैं जिसमें नाइल रिवर से लेकर यूफ्रेटिस रिवर तक सिर्फ जमीन इजराइल के कंट्रोल की बात की गई है, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई बाइबल के मुताबिक तो यह जमीन इजराइल को दी गई थी। एक ऐसा बयान जो सीधा सीधा इशारा करता है ग्रेटर इजराइल की तरफ। लेकिन ग्रेटर इजराइल सिर्फ एक जायनिस्ट कल्पना नहीं है, यह सिर्फ एक मंशा नहीं है, यह एक एक्टिव प्रोजेक्ट है जिस पर नेतन्याहू सालों से काम करते आए हैं। ईरान पर जो हमला हुआ है, गाजा में जो नरसंहार हुआ है, लेबनान पर जो कब्जा चल रहा है, वेस्ट बैंक में जो आतंक चल रहा है, इसी प्रोजेक्ट का जीता जागता हिस्सा है। तो अगर आपको ईरान के युद्ध को पूरी तरीके से समझना है तो इजराइल के मंसूबों को समझना होगा, लॉन्ग गेम को समझना होगा कि आखिर है क्या ये ग्रेटर इजराइल। क्या सच में बाइबल में इसका जिक्र आता है? क्या है ये थर्ड टेंपल की प्रोफेसी? क्यों जेरूसलम का अल अक्सा मॉस्क जूस वर्सेस मुसलमानों की लड़ाई का अब एक केंद्र बन सकता है? क्या ये वाकई में एक रिलीजियस वॉर बन रहा है? और कैसे इजराइल इस प्रोजेक्ट पर चुपचाप काम करते आया है? लेकिन उससे पहले अगर देशभक्त पर हमारा काम आपको पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी भी मोर देन 50% हमारे रेगुलर व्यूअर्स ने सब्सक्राइब बटन दबाकर नहीं रखा है। और अगर आपको हमारी टीम को और ऐसे वीडियोस बनाने में मदद देनी है, सपोर्ट करना है, तो एक मेंबर जरूर बनिएगा YouTube पर या बाय गोइंग टू www.patreon.com/thedeshbhakt। यहां अगर आप एक एनुअल मेंबर बनते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है।
ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक्सप्लोर किया था थियोडोर हर्त्ज़ल ने, जिन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल ज़ायनिज्म भी कहा जाता है। इस आइडिया का सबसे बड़ा जो एक्सपेंशनिस्ट वर्जन है बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस के एक वर्स में मिलता है। इस वर्स के मुताबिक भगवान ने अब्राहम से एक अग्रीमेंट किया था जिसमें उनके वंशजों को नाइल रिवर से लेकर यूफ्रेटीज रिवर तक की जमीन देने का वायदा बताया जाता है। नाइल से लेकर यूफ्रेटीज तक आज के डेट में इस एरिया में आते हैं पैलेस्टाइन, लेबनान, जॉर्डन के साथ साथ सीरिया, इराक और इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के कुछ अहम हिस्से। इब्राहिम के वंशजों में आते हैं जूइश लोग, क्योंकि ट्राइब्स ऑफ इजराइल को इब्राहिम के बेटे आइजैक के वंशज वो माने जाते हैं। लेकिन इसी के मुताबिक इब्राहिम के दूसरे बेटे इश्माइल के वंशज भी इसमें आते हैं, यानी अरब्स, क्योंकि इश्माइल को अरब्स का फोरफादर माना जाता है। पर ज्यादातर ज्यूज इसे अपना हक मानते हैं। बाइबल की कुछ और वर्सेस में भी इस आइडिया का जिक्र है, पर उसमें टेरिटोरियल स्कोप थोड़ा कम क्लियर है। जो लोग इसे मानते हैं उनके लिए ग्रेटर इजराइल सिर्फ एक पॉलिटिकल या एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, उनके लिए यह एक डिवाइन मैंडेट है, एक ऐसी जमीन को वापस पाने की कोशिश जो उनके हिसाब से उन्हीं की थी। 2022 में करंट इजरायली गवर्नमेंट के सत्ता में आने के बाद ग्रेटर इजराइल का जिक्र आपको अब ज्यादा सुनने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाला बयान खुद नेतन्याहू का था। अगस्त 2025 में एक इंटरव्यू के दौरान जिसमें फॉर्मर राइट विंग एमपी शारन गैल ने प्रॉमिस्ड लैंड का एक एम्यूलेट माने एक ताबीज नेतन्याहू ने एक्सेप्ट किया। זה הוויז'ן שלי, זה אחד הדברים שחלמתי עליהם, מפת הארץ המובטחת. יפה. הגיע הזמן, קוראים לזה ירושלם. אני לא נותן את זה לך. תודה רבה. אתה מתחבר לחזון? מאוד. 31 अरब और मुस्लिम देशों के एक कोalition ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिए गए इन बयानों की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे अरब नेशनल सिक्योरिटी, देशों की सॉवरेनिटी और रीजनल और ग्लोबल पीस के लिए सीधा सीधा खतरा बताया। लेकिन इजराइल रुकने वालों में से कहां था। 2024 में याद रखिए इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो इजरायली बॉर्डर्स को एक्सपैंड करने की बात कर रहे थे ताकि उसमें सीरिया के कैपिटल डेमास्कस को भी शामिल किया जाए। उनका लॉजिक था कि यह लिखा हुआ है कि जेरूसलम का फ्यूचर है डेमास्कस तक एक्सपैंड होना। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इजराइल सिर्फ सारे पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को ही नहीं बल्कि जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया के कुछ हिस्सों तक भी फैल सकता है। स्मोट्रिक इससे पहले भी 2023 में पेरिस में एक मेमोरियल सर्विस के दौरान ग्रेटर इजराइल का आइडिया सामने रख चुके थे। वहां तो वो एक मैप के सामने खड़े होकर बोल रहे थे जिसमें इजराइल की टेरिटरी में जॉर्डन भी शामिल था। ग्रेटर इजराइल के सपने को साकार करने के लिए इजराइल ने अब तक कितनी जमीन पर कब्जा ऑलरेडी कर लिया है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि यह कितनी काल्पनिक है और कितनी फैक्चुअल है। आज का इजराइल 1948 में ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन से आता है। यह मैंडेट वर्ल्ड वॉर 1 और यूनाइटेड किंगडम के पैलेस्टाइन पर कब्जे के बाद बनाया गया था। इस मैंडेट ने इजराइल की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज तय की थी। मैंडेट के खत्म होने के बाद जो 1948 अरब इजरायली वॉर हुआ था उसमें इजराइल ने लगभग पूरे मैंडेटरी पैलेस्टाइन पर कब्जा कर लिया। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को छोड़कर पूरा एरिया अपने अंडर ले लिया। लेकिन जल्द ही इजराइल ने अपनी टेरिटरी को और बढ़ाना शुरू कर दिया। 1967 में इजराइल ने अरब फोर्सेस को हराया और इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, साथ ही इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला और सीरिया में गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इजराइल ने इंटरनेशनल लॉ को दरकिनार करके पैलेस्टीनियन और सीरियन जमीन पर अपना कब्जा वो बनाए रखे हुए हैं, सिनाई पेनिनसुला को छोड़कर जो उन्होंने 1982 में इजिप्ट को वापस कर दिया था। और पिछले कुछ सालों में अपने पड़ोसी मुल्कों की सॉवरेनिटी को ताक पे रखकर सीरिया और लेबनान की जमीन पर भी वो कब्जा कर बैठे हुए हैं। और वॉर के बीच 12 मार्च को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेतन्याहू ने इन हमलों के लिए धर्म को जिम्मेदार ठहराया। Extreme Islam, both Sunni and Shi'i, is a threat to the entire world. We can't say that this would solve itself. We continue to strike our enemies over and over again. इजराइल का एजेंडा छुपा नहीं है, वो साफ दिखता है जिन्हें देखना है उन्हें। जब जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगा और ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लो ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा करने के लिए। और इस ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट में सिर्फ एक देश है था जिसके पास वो ताकत है
जज्बा है इजराइल के सामने खड़े होने की, इजराइल को रोकने की। इजराइल जानता था कि वो ईरान के साथ अकेला लोहा नहीं ले सकता है, ईरान को अकेले हरा नहीं सकता है, इसीलिए इस काम के लिए वो एक अमेरिकी राष्ट्रपति ढूंढने लगा। बहुत सालों से ढूंढ रहा है, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स पर यह चीज कोशिश किया गया था कि भैया किसी प्रेसिडेंट को इन्फ्लुएंस करके ईरान पर हमला करवा दो। फाइनली उन्हें मिला एक यूजफुल इडियट, डोनाल्ड ट्रंप, जिसने इजराइल का काम कर दिया। आज ईरान से मुंह की खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद ही सोच रहे हैं कि यार इस ईरान के युद्ध में मैं उलझा क्यों, मुझे क्या मिल रहा है। Protect their own territory because it is their territory and they should come and they should help us. Maybe we shouldn't even be there at all because we don't need it. We have a lot of oil. अब तो अमेरिकन्स को भी साफ साफ दिख रहा है कि उनका देश इजराइल चला रहा है, उनका प्रेसिडेंट इजराइल का पपेट है, उनके वेलफेयर से पहले इजराइल के वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है। लेकिन इजराइल की प्लानिंग सिर्फ जमीनी कब्जे तक सीमित नहीं है, प्लान उससे भी बड़ा है। अगर ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा भी नहीं हुआ तो उससे भी ज्यादा एम्बिशियस गोल है जेरूसलम में, जिसे होलीएस्ट स्पॉट ऑन अर्थ कहा जाता है। जेरूसलम में है फाउंडेशन स्टोन, वो पत्थर जिससे जूस मानते हैं दुनिया की शुरुआत हुई थी। जूस इस जगह को टेंपल माउंट कहते हैं, जहां उनके हिसाब से एक टेंपल हुआ करता था जिसे 2 बार इतिहास में तोड़ा गया है। पहला टेंपल 1000 BCE से लेकर 586 BCE तक था, जिसे किंग सोलोमन ने बनवाया था और बेबीलोनियंस ने ध्वस्त किया था। दूसरा टेंपल था 515 BCE से लेकर 70 AD तक, जिसे रोमन्स ने तोड़ा क्रिश्चियनिटी के आगमन के बाद। सेकेंड टेंपल के साइट पर आज स्थित है अल अक्सा कॉम्प्लेक्स, जिसमें अल अक्सा मॉस्क खुद शामिल है, जिसे इस्लाम का 3rd होलीएस्ट साइट माना जाता है। मुसलमान इसे वो जगह मानते हैं जहां से प्रॉफिट मोहम्मद स्वर्ग की तरफ गए थे। इस स्ट्रक्चर का निर्माण उमैयद कैलिफ अब्दुल मलिक इब्न मारवान ने 691 या 692 CE के बीच में करवाया था। सेकेंड टेंपल का आज सिर्फ एक हिस्सा बाकी रह गया है अल अक्सा मॉस्क में, जिसे वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल के नाम से जाना जाता है। यह वही जगह है जहां इजरायली और अमेरिकन पॉलिटिशियंस आपको अक्सर जाकर दिखेंगे माथा टेकते हुए। 1967 में जेरूसलम पर इजरायली ऑक्यूपेशन शुरू होने के बाद यह जगह लगातार तनाव का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ मुसलमान है और दूसरी तरफ वो ग्रुप्स है जो यहां पूरा जूइश कंट्रोल चाहते हैं। पैलेस्टीनियंस और दुनिया भर के मुसलमान के लिए अल अक्सा मॉस्क एक प्रतीक है उनके धर्म का, उनकी आइडेंटिटी का। लेकिन कई इजरायलियों के लिए यह वो जगह है जहां तीसरा जूइश टेंपल बनना चाहिए। और कई कट्टर जायनिस्ट के हिसाब से 3rd टेंपल तब तक नहीं बन सकता है जब तक अल अक्सा मॉस्क को गिराकर पूरे कॉम्पाउंड को प्यूरिफाई ना किया जा सके। दशकों से इस जगह को इसीलिए एक इंटरनेशनल अरेंजमेंट के तहत गवर्न किया जाता है, जो उसे एक्सक्लूसिवली इसे एज एन इस्लामिक रिलीजियस श्राइन का स्टेटस देता है। हालांकि यह बात सच है कि मेन स्ट्रीम जूइश रिलीजियस लीडर्स ने 3rd टेंपल के आइडिया का विरोध किया है, लेकिन उसके बावजूद पिछले कुछ दशकों में मस्जिद गिराकर 3rd टेंपल बनाने की मांग को रिलीजियस और पॉलिटिकल सपोर्ट मिलते आया है। पर जूइश स्कॉलरशिप के हिसाब से 3rd टेंपल तभी बन सकता है जब वो मसाया आएगा, किंगडम ऑफ गॉड की शुरुआत करेगा। और नेतन्याहू की हाल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह बात साफ हो जाती है कि वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। We are working against Iran in many ways and in ways that would be revealed at a later stage. And I can say that Israel is much stronger, much greater than it has been in the past. We need to recognize this. And I believe we all recognize the fact that we will reach to the kingdom. We will make it to the return of the Messiah. But this will not happen next Thursday. तो नेतन्याहू तो इस प्रोफेसी को पूरा करने में लगे हुए हैं, अच्छी बात है। पर इस सब में अमेरिकन्स की दिलचस्पी क्या है? किसी का रिलीजियस एंगल है तो लगता है किसी का पॉलिटिकल एंगल है। कई क्रिश्चियन जायनिस्ट ग्रेटर इजराइल को बाइबल की प्रोफेसी का फुलफिलमेंट मानते हैं और कहते हैं यह दुनिया खत्म होने से पहले यह काम करना काफी जरूरी है। कुछ अमेरिकन क्रिश्चियंस का मानना है कि 3rd टेंपल के बनने से जीसस की वापसी का रास्ता खुल जाएगा, फिर बेशक उसके लिए कुछ एक्सट्रीम कदम उठाना पड़े तो सही। I'm sick of all these Christians saying we ought to have peace with Islam. Islam is a satanic death cult, and they would cut your head off before I said amen in this sermon if they had a chance to.
What they ought to do is evacuate up there on the hill and get a great big missile and blow that wicked dome of the rock plumb off of the spot where it's standing right now, so we can get that third temple rebuilt and usher in the coming of Jesus. लेकिन इसमें पॉलिटिक्स भी साफ साफ इन्वॉल्व है, सिर्फ धर्म की बात नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने 2018 वाले स्टेटमेंट में अटेंडीज को यह भी कहा था कि ट्रंप ही अच्छा लीडर है आपके लिए। डोनाल्ड ट्रंप के पावर में रहते हुए ही उनके लिए फायदा है, क्योंकि वो जो चाहे इस रीजन में वो कर सकते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में ऐसे ट्रू बिलीवर्स बैठे हैं जो उनका साथ देंगे। जबकि यूएस सेनेटर लिंडजी ग्रेहम ने इसे रिलीजियस वॉर बताते हुए कहा कि ये आने वाले कई सालों के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट रहेगा और ट्रंप हमेशा उनके साथ रहेगा। What we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Mideast for 1,000 years. तो ये जंग कितने हद तक धार्मिक युद्ध बन चुका है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फोर्सेस के कुछ सोल्जर्स और कुछ अमेरिकन सोल्जर्स तक अपनी यूनिफॉर्म पर थर्ड टेंपल के पैचेस लगाते हैं, और इजरायली सोल्जर्स अपनी मिलिट्री गाड़ियों पर अल अक्सा के कॉन्क्वेस्ट के बैनर्स लगाते देखे गए हैं। लेकिन सबसे साफ संकेत इस बात का इससे होता है कि यूएस इजराइल का पहला टारगेट इस वॉर में आयतुल्लाह खमीनी थे, जो कि ना सिर्फ ईरान के हेड ऑफ स्टेट थे बल्कि एक रिलीजियस लीडर भी थे। दुनिया भर के शिया मुसलमान के लीडर माने जाते थे वो, और उन्हें रमजान के महीने में असैसिनेट किया गया था। क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा गया था? क्या दुनिया भर के मुसलमान, खासतौर पर शिया मुसलमान में एक रिजेंटमेंट पैदा होगी इस चीज को लेकर, जो दशकों तक फैल सकती है? नई लड़ाइयां इस वजह से शुरू हो सकती है, या फिर मकसद था नई लड़ाइयों को शुरू करना? क्या यही कारण है? क्या इजराइल ने मिडिल ईस्ट के कुछ और देशों पर, जैसे सऊदी हो, साइप्रस हो, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराए ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देने के लिए, कि सारे देश ईरान पर अटैक कर दे ताकि मिडिल ईस्ट के देश आपस में लड़े भिड़े मरे, और फिर इजराइल अपने आप को पूरे एरिया का डॉन, अपने आप को पूरे एरिया का गुरु बना ले? ऑल वी कैन से इज दैट एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो यह बात साफ हो चुकी है कि इजराइल द्वारा शुरू किया यह वॉर का मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, और अगर इसमें ग्लोबल इकोनॉमी की तबाही हो जाए तो मंजूर है। ईरान को डिस्ट्रॉय करना मकसद है यूएस का इस्तेमाल करके, जिससे वो रीजनल सुपर पावर बन सके, इजराइल पावर बन सके, उसके बाद गल्फ नेशंस का भी सत्यानाश कर सके, तुर्की को भी वॉर में घसीट सके, और फाइनली ग्रेटर इजराइल का निर्माण कर सके। इनफैक्ट इजराइल चाहता है कि ईरान और यूएसए एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाए, ताकि इजराइल इस लड़ाई के बाद और भी मजबूत और भी ताकतवर उभरे, और वो वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका का भी टेक ओवर के भी सपने देख रहा है। ग्रेटर इजराइल और थर्ड टेंपल में विश्वास रखने वाले लोगों का मानना है कि यह सब एक गोल्डन एज की शुरुआत करेगा, जहां जूइश सुप्रीमेसी होगी और बाकी देश उसके इन्फ्लुएंस या कंट्रोल के नीचे होंगे। जी हां, अमेरिका समेत। इस बात की तरफ इशारा नेतन्याहू ने जंग के बीच खुद किया है। These achievements are increasing the status of Israel as superpower more than ever. Our threats come and go, but when we become a regional superpower, and in many respects a global superpower, we have the power to push away threats and ensure our future. जब रीजनल डोमिनेंस की लड़ाई और रिलीजियस प्रोफेसी एक दूसरे को ओवरलैप करने लगे, तब लड़ाइयां और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और उसका असर सिर्फ एक रीजन तक सीमित नहीं रहता है, ना सिर्फ एक जनरेशन तक। ऐसी लड़ाइयों के नतीजे अक्सर कई दशकों तक चल सकती हैं, सदियों तक महसूस की जा सकती हैं। जेरूसलम और अल अक्सा सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं है, ये फेथ, ये आइडेंटिटी, ये इतिहास का केंद्र है। अगर ये लड़ाई वाकई में एक धर्म युद्ध बन चुका है, तो इसका अंजाम सिर्फ मिडिल ईस्ट के फ्यूचर को तय नहीं करेगा, बल्कि आने वाले टाइम में ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल स्टेबिलिटी के रुख को यह बदल सकता है। क्या इसको रोका जा सकता है? क्या यह जो कांड होने वाला है उस पर फुल स्टॉप लगाया जा सकता है? पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल है। उसके लिए अमेरिका की जनता को जगना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसको इजराइल अपने काम के लिए कैसे झाड़ू पोछे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, कैसे उसके राष्ट्रपति को अपना पपेट बनाकर रखा है। तो फिर हो सकता है कि इजराइल के ये बढ़ते कदम, ये ग्रेटर इजराइल का निर्माण अभी के लिए स्थगित हो सके। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं।
देशभक्त पर इस युद्ध को, इसके फॉलआउट को, दुनिया भर पे भारत पर इसका जो इफेक्ट होगा वो हम पूरा कवर करते आए हैं देशभक्त पर। आपका सपोर्ट इसके लिए काफी जरूरी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी भी 50% ऑफ रेगुलर व्यूअर्स ही सब्सक्राइबर्स हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप इस चैनल को देखते हैं। अगर हो सके तो जरूर हमें सपोर्ट करिए बाय गोइंग टू patreon.com/देशभक्त। अगर आप एक एनुअल मेंबर बनते हो तो आपके लिए एक डिस्काउंट भी है। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर एपिसोड्स कमिंग अप।